बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में जो है जीरो रिंग के बारे में पढ़ा था और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी, और फिर हमने ग्रुप से रिंग्स का एक प्रकार से मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ में कंपैरिजन देखा था। जैसे कि मतलब कुछ रिजल्ट्स थे, जैसे हर पी स्क्वायर ऑर्डर का जो ग्रुप है हमेशा कम्यूटेटिव होता है। रिंग के बारे में ये कथन सत्य नहीं है, ऐसा हमने एग्जाम्पल देखा था। और हमने देखा था कि ग्रुप्स में किसी भी प्राइम के लिए पी स्क्वायर ऑर्डर के जो ग्रुप हैं वो दो ही मिल सकते हैं, या तो जेड पी स्क्वायर या फिर जेड पी क्रॉस जेड पी। परंतु रिंग में हमने ऐसा देखा था कि भाई चार तो कम से कम हमने कह दो कि रिंग देखे थे 4 ऑर्डर के, है ना। और फिर मैंने कहा था कि रिंग्स जो हैं 4 ऑर्डर के एग्जैक्टली 11 मिलते हैं। जब मैं ये कथन कह रहा हूँगा, जैसे ग्रुप में भी आपको ध्यान है कि पी स्क्वायर ऑर्डर के 2 ही मिलते हैं, तो उस कथन का मतलब क्या है कि अगर पी आपका प्राइम है तो पी स्क्वायर ऑर्डर के 2 ही ग्रुप मिलते हैं, का मतलब ये है कि अप टू आइसोमॉर्फिज्म 2 ही मिलते हैं। मतलब 2 ग्रुप मिलेंगे और बाकी जो भी होंगे उन्हीं 2 प्रकार के ग्रुप्स के में से किसी न किसी के आइसोमॉर्फिक होंगे। इसी प्रकार से जब मैं कहता हूँ कि फॉर एनी प्राइम पी देयर आर एग्जैक्टली 11 रिंग्स ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर, तो मैं ये भी कह रहा हूँ साथ में, मैंने शायद नहीं लिखा है ये, बट ये मैं कह रहा हूँ और आपको ये समझना है कि ये अप टू आइसोमॉर्फिज्म बात चल रही है। देर आर एग्जैक्टली 11 रिंग्स ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर वेयर पी इज अ प्राइम, है ना। दिस इज अप टू आइसोमॉर्फिज्म। तो मतलब 11 रिंग्स मिलेंगी, 11 प्रकार की रिंग्स मिलेंगी, है ना, पी स्क्वायर ऑर्डर की, अगर पी प्राइम है तो, ठीक है ना। ये आपको समझना है। अब हम आगे चल रहे हैं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक रिंग्स। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ साइक्लिक रिंग? जैसे आपने साइक्लिक ग्रुप पढ़ा होगा, तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ साइक्लिक रिंग? तो साइक्लिक रिंग क्या होता है बेटा? A ring R is said to be cyclic if its corresponding additive group is cyclic। ठीक है बेटा, इसका मतलब है कि आप एक रिंग को साइक्लिक रिंग कहेंगे अगर उसका जो एडिटिव ग्रुप है ना, वो साइक्लिक हो। बेसिकली इसका मतलब ये है दैट इज इफ R प्लस डॉट इज अ रिंग देन इट इज साइक्लिक if R with respect to addition is a cyclic group। So if R with respect to addition is a cyclic group, only then we will say that the ring is what? That the ring is cyclic, right? अब आप एक प्रॉपर्टी देख सकते हैं that every cyclic ring is commutative। इसको आप ऐसे भी स्टेट कर सकते हैं कि if R plus dot is a ring such that R plus is a cyclic group, then R is commutative group, commutative ring। ठीक है ना। तो अगर किसी भी रिंग में उसका एडिटिव ग्रुप आपको साइक्लिक प्राप्त होता है तो ऐसे रिंग हमेशा कम्यूटेटिव हो, ठीक है ना। तो बेसिकली वही है कि जैसे ग्रुप में एवरी साइक्लिक ग्रुप इज कम्यूटेटिव, वैसे यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एवरी साइक्लिक रिंग इज कम्यूटेटिव। सो वी आर गोइंग टू प्रूव दिस स्टेटमेंट। हाउ इज इट ट्रू? तो हमने पहले साइक्लिक रिंग की आपको डेफिनेशन बताई कि एक रिंग आर को साइक्लिक कहेंगे
अगर उसका जो करस्पॉन्डिंग एडिटिव ग्रुप है वो साइक्लिक हो जाए, ठीक है ना। तो रिंग को साइक्लिक कहेंगे अगर उसका एडिटिव ग्रुप साइक्लिक हो। फिर हम एक स्टेटमेंट कह रहे हैं कि एवरी साइक्लिक रिंग इज कम्यूटेटिव, दैट मीन्स इफ आर प्लस डॉट इज अ रिंग सच दैट आर एडिशन के रिस्पेक्ट में एक साइक्लिक ग्रुप बना रहा है, तो जो आपकी वो रिंग होगी वो कम्यूटेटिव होगी। ओके, सो हाउ आर वी गोइंग टू प्रूव इट? सो लेट अस प्रूव इट। Okay, so let's prove it. So let R be a cyclic ring. Suppose R is a cyclic ring. That means what? That means R with respect to addition is cyclic group, and that means what? There exists some A belongs to R such that the additive group R plus is generated by A. That is, if X, Y belongs to R, then X will be some M times A and Y will be some N times A for some M and N belongs to integers. ये कुछ और नहीं बल्कि आपके साइक्लिक रिंग होने की साइक्लिक ग्रुप होने की डेफिनेशन है ना। जब भी कोई ग्रुप साइक्लिक है, आपने कहा कि उसका एक जनरेटर है, ये रहा जनरेटर ए, है ना। तो अगर उसका जनरेटर ए है तो कोई भी एलिमेंट आप एक्स और वाई आर में लोगे तो हमेशा एक्स और वाई जो है वो ए से जनरेट हो जाएंगे, मतलब ए के ही कोई ना कोई पावर होंगे। पर यहाँ पे हम एडिटिव ऑपरेशंस ले रहे हैं, इसलिए हम वहाँ पे पावर की बजाय टाइम्स लिखेंगे, है ना। ओके, अब अगर आप एक्स इंटू वाई करें तो आपको क्या प्राप्त होगा, देखिए। इफ वी डू x into y, so what will be x into y? X into y means m times a into n times a, which in turn will be mn times a. और ये mn आपके इंटीजर्स हैं तो इसको हम लिख सकते हैं n into m times a, जिसको कि आप फर्दर लिख सकते हैं n times a into में m times a, ठीक है ना। और ये आपका कुछ होने बल्कि y इंटू एक्स बन गया। तो आपने ये प्रूव कर दिया कि कोई भी दो एलिमेंट x और y आर में लो, आपको x y हमेशा y x के इक्वल प्राप्त होगा। और इस कथन का एक ही अभिप्राय है कि जो आपका r है वो कम्यूटेटिव है, राइट। तो हर साइक्लिक रिंग जो है वो कम्यूटेटिव होती है। ओके, अब नेक्स्ट जो आपका स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको पता है कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर मस्ट बी साइक्लिक, तो सपोज कीजिए कि आपके पास एक रिंग है। सो इफ R इज अ रिंग ऑफ ऑर्डर P, या ऐसे कह दो ऑफ प्राइम ऑर्डर, ऑफ ring of prime order, then it must be commutative. So every ring of prime order must be commutative, right? कैसे? So if R is a ring of prime order, then R with respect to addition जो होगा बेटा is a group of prime order, है ना, and hence इट मस्ट बी साइक्लिक, क्योंकि ग्रुप के संदर्भ में हमको ये कथन पता है कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर मस्ट बी साइक्लिक। और फिर अगर आर कोई रिंग है और उसका एडिटिव ग्रुप साइक्लिक हो रहा है
तो हमने अभी जस्ट इसके ऊपर ही रिजल्ट प्रूव किया है कि अगर आपके पास एक रिंग है, अगर और कोई रिंग है जिसका एडिटिव ग्रुप साइक्लिक है, R प्लस साइक्लिक है, तो हमने प्रूव किया था ना कि R जो है आपका वो कम्यूटेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा जो एडिटिव ग्रुप है वो साइक्लिक आ गया, हमने प्रूव कर दिया। अगर प्राइम ऑर्डर का कोई रिंग है तो उसका एडिटिव ग्रुप जो है वो भी प्राइम ऑर्डर P का ही होगा और वो साइक्लिक हो गया फिर। और अगर ये साइक्लिक हो गया तो हमको पता है दिस इम्प्लाइज R इज कम्यूटेटिव बाय प्रीवियस रिजल्ट। ठीक है ना। अब एक चीज़ आप और यहाँ से एक और हम चीज़ देख सकते हैं कि इफ़ R is a finite ring of an order, या ऐसे लिख देते हैं of an order n and n is not divisible by square of any prime, then so this is our next statement, you can say. So if R is a finite ring of order n and n is not divisible by square of any prime, then R must be commutative. तो ये जो भी प्रॉपर्टीज लिखी गई हैं कि R एक फाइनाइट रिंग है और ऑफ एन ऑर्डर n, और n जो है किसी भी प्राइम के स्क्वायर से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये है कि R जो है वो एक रिंग है, फाइनाइट रिंग है, और उसका जो ऑर्डर है वो स्क्वायर फ्री है। स्क्वायर फ्री होने का मतलब है किसी भी प्राइम के स्क्वायर से डिविजिबल नहीं है। ठीक है ना। तो अगर आपके पास एक रिंग है जिसका ऑर्डर जो है स्क्वायर फ्री है, तो फिर ऐसी रिंग हमेशा कम्यूटेटिव होगी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि अगर R is a ring of order n and n is not divisible by square of any prime, then what? Then n is P1, P2, Pk for distinct primes P1, P2 and Pk। अगर वो किसी भी इस प्राइम के स्क्वायर से नहीं डिविजिबल है n, तो इसका मतलब उसका जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो इसमें कोई भी प्राइम रिपीट नहीं कर रहा होगा, मतलब वो हमेशा डिस्टिंक्ट प्राइम्स का प्रोडक्ट होगा, या फिर वो 1 होगा। अगर वो 1 हो गया तो 1 ऑर्डर का रिंग तो अपने आप कम्यूटेटिव हो गया, है ना। तो अगर n 1 नहीं है, अगर n 1 नहीं है ना, उस केस में हम ये करेंगे, उसको डिस्टिंक्ट जो है प्राइम्स का प्रोडक्ट लिख पाएंगे। अब इसका मतलब ये है कि जो आपका एडिटिव ग्रुप है ना, जो आपका एडिटिव ग्रुप है, देयरफॉर जो आपका एडिटिव ग्रुप है वो किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? क्योंकि रिंग का ऑर्डर आपने कहा है कि रिंग का ऑर्डर n है, तो जो इसका एडिटिव ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप, वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा? अगर आपको पता है कि n जो है वो P1 इंटू P2 इंटू Pk है, तो कोई भी एबिलियन ग्रुप जिसका ऑर्डर डिस्टिंक्ट प्राइम्स का प्रोडक्ट हो वो हमेशा जो है साइक्लिक हो जाता है ऑटोमेटिकली। और इनफैक्ट ये एज ए ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक आता है? ZP1 क्रॉस ZP2 क्रॉस सोन ZPK के, है ना। तो इसका मतलब बेसिकली आपका R प्लस साइक्लिक हो गया, और इसका मतलब ये हुआ कि R इज़ कम्यूटेटिव, क्योंकि हमको पता है कि जैसे ही एडिटिव ग्रुप साइक्लिक हुआ वैसे आपकी रिंग जो है वो कम्यूटेटिव हो जाती है। ठीक है ना। तो ये आपका रिजल्ट हो गया
कि कोई भी रिंग जिसका ऑर्डर किसी प्राइम के स्क्वायर से डिविजिबल नहीं है वो हमेशा कम्यूटेटिव होगा, ठीक है ना। ओके, तो ये आपका रिंग जो है वो कम्यूटेटिव हो गया, ठीक है। अब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि आप मुझे कोई भी एक ऐसा n दीजिए जो किसी प्राइम के स्क्वायर से डिवाइड हो रहा हो, मैं हमेशा जो है उस ऑर्डर का, उस n ऑर्डर का आपको एक नॉन कम्यूटेटिव रिंग दे पाऊंगा। ये मैंने आपको कहा था लास्ट क्लास में, हमने एग्जांपल देखा था, बनाया था, कंस्ट्रक्ट किया था। तो अगर मैं अभी जो आज मैंने रिजल्ट प्रूफ किया कि अगर आपके पास कोई भी रिंग है जिसका ऑर्डर जो है किसी भी प्राइम के स्क्वायर से डिविजिबल नहीं है, है ना, अगर आपके पास ऐसी एक रिंग है तो वो हमेशा कम्यूटेटिव होगी, ठीक है। तो अब मैं इसको, और जो हमने लास्ट क्लास में किया था कि आपके पास पी स्क्वायर ऑर्डर का नॉन कम्यूटेटिव रिंग हमेशा मिलेगा, अगर दोनों को कंबाइन कर दूं मैं तो मैं ये कह पाऊंगा कि अगर n आपके पास कोई नंबर है, नेचुरल नंबर, तो आपके पास n ऑर्डर का एक नॉन कम्यूटेटिव रिंग मिलेगा इफ एंड ओनली दैट n इज डिविजिबल बाय स्क्वायर ऑफ अ प्राइम। कह पाऊंगा ना मैं, अगर आपके पास n कोई नंबर गिवन है, नेचुरल नंबर, तो उस n ऑर्डर का आपको एक नॉन कम्यूटेटिव रिंग मिलेगा केवल और केवल तब मिलेगा जब वो नेचुरल नंबर n जो है वो किसी न किसी प्राइम के स्क्वायर से डिवाइड हो रहा हो। क्योंकि अगर वो किसी भी प्राइम के स्क्वायर से डिवाइड नहीं हो रहा है तो नॉन कम्यूटेटिव रिंग नहीं मिलेगा, और जब भी वो किसी प्राइम के स्क्वायर से डिवाइड होगा तो मैं हमेशा एक नॉन कम्यूटेटिव रिंग बना पाऊंगा। तो बेसिकली मैं ये कह पाऊंगा कि इफ n is a natural number, then there exists a non-commutative ring of order n if and only if n is divisible by स्क्वायर ऑफ अ प्राइम, ठीक है ना। तो आपको केवल और केवल उन्हीं ऑर्डर्स की नॉन कम्यूटेटिव रिंग मिलेंगी जिनका ऑर्डर जो है किसी न किसी प्राइम के स्क्वायर से डिवाइड हो, है ना। तो केवल उन्हीं ऑर्डर की फाइनाइट नॉन कम्यूटेटिव रिंग मिलेंगी जिनका जो ऑर्डर है वो किसी न किसी प्राइम के स्क्वायर से डिवाइड हो रहा हो, ठीक है ना। इसको आप प्रूफ चाहो तो कर सकते हो। अगर n किसी भी प्राइम के स्क्वायर से डिविजिबल है तो आप जानते हो एक नॉन कम्यूटेटिव रिंग मिलता है। अब मान लो आपको एक नॉन कम्यूटेटिव रिंग मिल रहा है तो n ऑर्डर का, तो मैं प्रूफ ये करना है कि n किसी न किसी प्राइम के स्क्वायर से डिविजिबल होगा। अब अगर n किसी भी प्राइम के स्क्वायर से डिविजिबल नहीं हुआ तो हमने अभी रिजल्ट प्रूफ किया है कि ऐसे केस में जो रिंग है वो हमेशा आपकी कम्यूटेटिव बन जाएगी, बट आपने रिंग को नॉन कम्यूटेटिव माना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो रिज़ल्ट है ये आपने प्रूफ कर दिया, ठीक है ना। अगर आपका n किसी प्राइम के स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है तो जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, आप हमेशा एक पी स्क्वायर ऑर्डर का नॉन कम्यूटेटिव रिंग, मतलब n ऑर्डर का नॉन कम्यूटेटिव रिंग कंस्ट्रक्ट कर पाओगे। अगर आपका रिंग जो है उसका ऑर्डर जो है मतलब अगर रिंग आपका नॉन कम्यूटेटिव है तो उसका ऑर्डर अगर n है तो वो हमेशा किसी न किसी प्राइम के स्क्वायर से डिवाइड होगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमने अभी रिजल्ट प्रूव किया था कि कोई भी फाइनाइट रिंग जिसका जो ऑर्डर है वो किसी प्राइम के स्क्वायर से डिवाइड नहीं हो रहा है वो कम्यूटेटिव हो जाएगी, बट हम तो नॉन कम्यूटेटिव लेके चल रहे थे। तो कहने का मतलब दिस रिजल्ट इज प्रूव्ड, राइट। तो ये हो गया आपका कम्यूटेटिव और नॉन कम्यूटेटिव रिंग के बारे में कुछ अच्छे से। तो अगर मैं एक क्वेश्चन इस पे बनाना चाहूँ अभी जस्ट लेट मी फ्रेम अ क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑर्डर ऑफ अ नॉन
कम्यूटेटिव रिंग। पहला 25, दूसरा 31, तीसरा 30, ये तो 25, 31, 30 और ये 31 तो खुद ही प्राइम है। प्राइम ऑर्डर का कोई भी नॉन कम्यूटेटिव रिंग नहीं मिल सकता। 30 जो है वो 2 × 3 × 5 है, तो ये जो 30 है वो किसी भी प्राइम के स्क्वायर से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ऐसे ऑर्डर की रिंग हमेशा क्या होती है बेटा, कम्यूटेटिव होता है, तो ये भी नहीं होगा। 65 जो है वो आपका है 5 से इसको तो अगर आप करें डिवाइड तो 13 × 5 है ना, तो इसका मतलब ये भी जो है दो डिस्टिंक्ट प्राइम्स का प्रोडक्ट है। इसका ऑर्डर भी जो है, मतलब इस केस में भी जो ऑर्डर है वो किसी भी प्राइम के स्क्वायर से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये वाली भी आपकी नॉन कम्यूटेटिव नहीं हो सकती है। जो पी स्क्वायर यहाँ पे 5 स्क्वायर है ना ये, और हर पी स्क्वायर ऑर्डर का हमेशा आप एक क्या बना पाओगे, नॉन कम्यूटेटिव रिंग विद द हेल्प ऑफ क्या नाम है, ये जो हमने रिंग बनाया था आर, जिसमें हमने एलिमेंट लिए थे ए बी 0 0 और ए और बी दोनों हमने लिए थे जेड पी से, ठीक है ना। इस प्रकार से आप बना सकते हैं, ठीक। अगर यहाँ 75 होता तब भी ये सत्य होता कथन, फिर आप यहाँ पे बस इसको Z3 से क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते, ADP ले लेते, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ओके, तो हमने देख लिया कि किस किस प्रकार की रिंग्स हमेशा कम्यूटेटिव होंगी और कौन से ऑर्डर की रिंग, केवल और केवल कौन से ऑर्डर की रिंग्स आप बना सकते हो जो नॉन कम्यूटेटिव हो, ये भी हमने एक रिजल्ट कर लिया, ठीक है ना। तो अब जो है नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो है आपका डेफिनेशन ऑफ फील्ड। पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो फील्ड क्या होता है, a commutative ring with unity in which every non-zero element is a unit, ठीक है ना। तो what is a field? Field is a commutative ring with unity in which every non-zero element has multiplicative inverse. Every non-zero element is unit, that means every non-zero element has multiplicative inverse, ठीक है ना। तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप जानना चाहते हैं एग्जांपल, तो आप लिख सकते हैं रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये आपका फील्ड है। रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन, ये भी फील्ड है। कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन, ये अभी आपकी एक फील्ड है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको और फील्ड्स का एग्जांपल चाहिए तो जैसे मान लीजिए मैं एक आर बनाता हूँ, ए जहाँ आपका ए कोई भी रियल नंबर है, एन ऑपरेशन यूजुअल एडिशन एंड multiplication of matrices. So with respect to usual addition and multiplication of matrices, you can verify that this thing, पहला चीज़ आप वेरीफाई कर सकते हैं कि पहला चीज़ R with respect to एडिशन जो है वो एक अबेलियन ग्रुप है। इसका जीरो क्या आएगा, what will be the zero of this ring? तो इसका जो जीरो होगा आपका 0,
0 is this matrix, the matrix whose all entries are 0, so this will be the 0. Now ये तो आपका हो गया भाई कि एक रिंग बना क्या नाम है, ग्रुप बना देगा एडिशन के रिस्पेक्ट में, बुलियन ग्रुप बना देगा, बट रिंग के लिए और भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं. तो और क्या, एसोसिएटिविटी होता है एक तो, और आपको पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, तो वो हो गया. फिर नेक्स्ट आपका डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो हमको पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, वो भी हो ही गया. अब मतलब ये रिंग तो बन गया. दूसरी बात, अगर मैं ए को मल्टीप्लाई करूँ बी में, तो आप देखो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आएगा 2ab और इस 2ab को आप लिख सकते हैं 2ba. तो अगर मैं इस वाले मैट्रिक्स को, इस वाले को अगर मैं a बोल रहा हूँ और इस वाले मैट्रिक्स को अगर मैं b बोल रहा हूँ, तो ये आपका कुछ और नहीं बल्कि BA आया है, और यहाँ पे आपने कुछ और नहीं बल्कि AB कंसिडर किया था. तो AB इक्वल टू BA आ गया फॉर एनी चॉइस ऑफ A and B इन द गिवन रिंग. दैट मीन्स दिस रिंग इज डेफिनेटली अ कम्यूटेटिव रिंग. नाउ वी ओनली हैव टू सर्च फॉर टू थिंग्स. फर्स्ट इज unity of this ring and the second thing is whether every non-zero element has multiplicative inverse or not. अगर ये दोनों चीज़ें का जो उत्तर है वो हाँ में है, तो फिर आपका जो ये रिंग है वो एक फील्ड बन जाएगा. ठीक है ना. तो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू बी द यूनिटी ऑफ दिस रिंग. ओके, सो हमको चाहिए कुछ ई. कैसा चाहिए बेटा कि जब मैं ई को मल्टीप्लाई करूं ए में, तो मुझे वापस ए ही मिले. तो अब आपको पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका LHS है उसमें 2AE आएगा, और यहाँ पे आपका A आएगा. अगर दोनों मैट्रिसेस हमें बराबर चाहिए तो 2AE होना चाहिए. इसका मतलब A इंटू में 2E माइनस 1 जो है वो 0 होना चाहिए. अब ये जो इक्वेशन चाहिए होती है हमको बेटा, ये हर एक A के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए, हर एक A के लिए, केवल एक आध दो के लिए नहीं, क्योंकि यूनिटी होना है तो हर एलिमेंट के लिए ये चीज़ सेटिस्फाई होनी चाहिए. ठीक है ना. तो जब हर एक के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए तो मैं डेफिनेटली A को नॉन जीरो कंसिडर कर सकता हूँ. और जैसे मैंने A को नॉन जीरो लिया तो 2E माइनस 1 आपका 0 हो गया. इसका मतलब जो आपका E है वो 1/2 आ गया. ठीक है ना. तो इसका मतलब ये हो, इसका जो यूनिटी है वो यूनिटी कुछ और नहीं बल्कि एक ये मैट्रिक्स है जिसकी हर एंट्री हाफ. सो दिस इज द यूनिटी ऑफ आवर गिवन रिंग. रिंग क्या थी आपको ध्यान हो, ये थी रिंग. ठीक है ना. जिसमें वो मैट्रिक्स आ रही थी जिनकी सारी एंट्रीज सेम हो और रियल हो, और हमने देखा कि ये रिंग बन गया, और साथ में हमने अभी देखा कि इसमें यूनिटी भी है. अब हम देखने जा रहे हैं क्या इसमें हर नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स है. तो नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स के लिए लेट ए नॉन जीरो एलिमेंट का मतलब एक मैट्रिक्स जो इसके बराबर ना हो, क्योंकि हमारी जो गिवन रिंग थी उसका जीरो ये आया था, जीरो मैट्रिक्स. और इसका मतलब ये हुआ A नॉट इक्वल टू 0. अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम ए में कौन सा वो बी मल्टीप्लाई कर दें कि यूनिटी आ जाए. यूनिटी मतलब 1/2 1/2 1/2 1/2. जैसा कि आपको पता है कि जब इस पक्ष को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक एंट्री जो है वो होगा आपका 2AB, और इधर आपको एंट्री चाहिए हाफ. तो 2AB हाफ होने का मतलब हुआ B इक्वल टू 1/4A, और ये क्वांटिटी हमेशा एग्जिस्ट करेगी क्योंकि A आपका नॉन जीरो है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इन्वर्स है ऑफ ए, कौन सा इन्वर्स बेटा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात चल रही है, वो हो गया आपका ये 1/4A 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 और 1/4. ये मैट्रिक्स जो आई वो ए का इन्वर्स है. तो हर नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो इन्वर्टिबल भी है, और इसका मतलब ये एक फील्ड बन गया. ठीक है ना. तो ये आपने देखा, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फील्ड.
ठीक है ना। ओके, तो ये आपका फील्ड का एग्जांपल हो गया। और भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कुछ एक एग्जांपल्स और आप अपने से कीजिएगा कि अगर मैं ये R2 सेट लूँ, R2 आपको ध्यान होगा, R2 में एलिमेंट्स आते हैं A, B such that A and B are real numbers, and if I define A, B plus C, D, that means two elements of R2 will be added like this, A plus C, B plus D. The first operation we define like this, and the second operation A, B multiplied by C, D equals AC minus BD, AD plus BC. So you can verify that with respect to these two operations, this R2 is also a, ठीक है ना। तो ये भी आपका एक फील्ड बन जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ रिंग्स। तो आपको रिंग गिवन है, तो उन रिंग की मदद से जो है, अगर आप कोई नई रिंग कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं तो ये आपको एक तरीका बताता है बेसिकली कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट दैट रिंग, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि सपोज आपके पास लेट R1 एंड R2 बी एनी टू रिंग्स then the set R1 cross R2 which is given by A, B, where A belongs to R1 and B belongs to R2 is also a ring with respect to, so now I am going to mention the operations with respect to what operations. पहला A, B added to C, D will give us A plus C, B plus D. यहाँ पे भी प्लस लिखा है, यहाँ पे भी प्लस लिखा है, यहाँ पे भी प्लस लिखा है। तो आपको ध्यान देना है कि ये वाला जो प्लस है, ये प्लस है R1 क्रॉस R2 का, ये हम डिफाइन कर रहे हैं। ये जो पहले कंपोनेंट में जो प्लस यूज़ हुआ है वो R1 का प्लस है, क्योंकि पहले दो एंट्रीज जो हैं हम जो ऐड कर रहे हैं पहले कंपोनेंट दोनों के, वो R1 से आ रहे हैं। तो जो वहाँ सम यूज़ होगा वो R1 का यूज़ होगा। इसी प्रकार से सेकेंड कंपोनेंट जो आपको सम दिख रहा है वो R2 का है, क्योंकि आप दो R2 के एलिमेंट को जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसी प्रकार से दूसरा, अगर आपको मल्टीप्लाई करना है A, B को विद C, D, तो आप शौक से कीजिए एक AC, BD। आप वेरीफाई कर सकते हैं कि इन दोनों ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में ये भी एक रिंग बनाता है, ठीक है ना। और इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ रिंग्स R1 एंड R2, ठीक है। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं, पहला, या पहले हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं R1, R2, R3 एंड सो ऑन Rn को रिंग्स कहूँ, देन द सेट R1 क्रॉस R2 क्रॉस Rn which is defined like this A1, A2, An, where each AI comes from corresponding capital Ri for every I running from 1 to up to n। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये R1, R2, Rn रिंग्स हैं, तो ये जो सेट है is a ring with respect to क्या ऑपरेशंस, कि अगर आपको A1, A2, An को जोड़ना है B1, B2, Bn में, तो आप A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, सो ऑन An प्लस Bn कर दीजिए। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है
So if you want to multiply, तो जो आपका A1, A2, so on AN है, if you want to multiply it with B1, B2, Bn, तो simply write it like this: A1, B1, A2, B2, so on AN, Bn. So you can generalize this same concept. ये अगर आपके पास 2 रिंग्स थी तो आप कैसे उसको रिंग बना रहे थे, है ना, उनका ADP लेके। अब अगर आपके पास 2 से ज़्यादा रिंग्स हैं तब भी आप जो है ADP बना सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑलमोस्ट सेम ऑपरेशंस। बस क्या डिफरेंट है कि भाई जब 2 रिंग ले रहे थे तो 2 कंपोनेंट थे, अब n रिंग ले रहे हो तो n कंपोनेंट होंगे, इतना है बस डिफरेंस है। तो ये आपकी एक रिंग बन जाएगी, ठीक है ना। अब इस रिंग में क्या ख़ास बात है? पहली ख़ास बात जो है वो ये है, if R1, R2, Rn are rings, then R1 cross R2 cross so on cross Rn is commutative if and only if each of the rings Ri are commutative for I running from 1, 2, 3 up to n, ठीक है ना। तो अगर आपको ADP को जो है वो कम्यूटेटिव देखना है, किसके ADP को या किसके डायरेक्ट प्रोडक्ट को? रिंग्स के। तो रिंग्स का जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है या केवल डायरेक्ट प्रोडक्ट है तो वो कम्यूटेटिव तभी और तभी होगा जब उसके सारे जो फैक्टर्स हैं साथ में, जो फैक्टर रिंग्स हैं उसके, है ना। फैक्टर रिंग वैसे यहाँ पे अलग कंसेप्ट भी है रिंग थ्योरी में, क्वोशिएंट रिंग जिसको आप कहते हैं, बट यहाँ पे फैक्टर का मतलब है जो आपके R1, R2, Rn है, R1 क्रॉस R2 क्रॉस so on Rn में अगर वो सारे के सारे कम्यूटेटिव हैं तो केवल और केवल तभी जो है आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव आएगा, ठीक है ना, अदरवाइज नहीं आएगा। दूसरा जो फंडा है वो ये है, सेकेंड, कि R1 क्रॉस R2 क्रॉस Rn, यहाँ पे रिंग ही मान के चल रहे हैं आप। इफ़ R1 और R2 Rn आर रिंग्स, देन R1 क्रॉस R2 क्रॉस Rn इज अ रिंग विद यूनिटी इफ एंड ओनली इफ each of the rings Ri, where I obviously 1, 2 up to n are rings with unity. तो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट रिंग्स का जो है वो एक रिंग विद यूनिटी तभी और तभी होगा जब उसका हर एक जो कंट्रीब्यूटिंग कह दो एक प्रकार से फैक्टर है रिंग R1, R2, Rn, वो हर एक जो है वो क्या हो, एक रिंग विद यूनिटी, ठीक है ना। तो R1 क्रॉस R2 क्रॉस Rn विल बी ए रिंग विद यूनिटी इफ एंड ओनली ईच ऑफ दीज Ri's आर रिंग्स विद यूनिटी, ठीक है। ये बहुत ईजी टू मतलब अंडरस्टैंड और ईजी टू प्रूफ है, ये कोई बहुत भयानक प्रूफ नहीं है इनका। नेक्स्ट इज कि इफ़ यू आर डिनोट्स group of units of a ring with unity R, then for rings with unity R1, R2, Rn, मतलब R1, R2, Rn क्या है, रिंग विद यूनिटी। वी हैव, हमने देखा था कि जब R1, R2, Rn सब रिंग विद यूनिटी हैं तो उनका जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो भी एक रिंग विद यूनिटी आता है। अब आप ये देख सकते हैं, तो इसमें अद्भुत बात क्या है, जो यूनिट्स होंगे R1 क्रॉस R2 क्रॉस Rn के,
वो होगा यूनिट्स ऑफ R1 क्रॉस यूनिट्स ऑफ R2 क्रॉस यूनिट्स ऑफ Rn। तो इनफैक्ट अगर मैं कहूँ कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ यूनिट्स ऑफ R1 क्रॉस R2 क्रॉस Rn जो है, तो वो उनकी इंडिविजुअल जो क्या नाम है ग्रुप ऑफ यूनिट्स है उनकी कार्डिनलिटीज़ का प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना। जैसे आपको ध्यान हो हमने जो है ये किया था कि जो Zn है उसमें नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितने होते हैं। अगर आप देखो इसी चीज़ को अप्लाई कर कुछ फॉर्मूले डिराइव कर लेते हैं, तो अगर आप नंबर ऑफ यूनिट्स इन Zn, तो हमको पता है वो φn होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ यूनिट्स इन Zm1 क्रॉस Zm2 क्रॉस Zmr, वेयर M1 M2 Mr ये सब के सब जो हैं आपके वो नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है ना, गेट आर इक्वल टू 2। ये आप लिख दीजिए वेयर MIs बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और MIs जो हैं वो 1 नहीं है फॉर ऑल I रनिंग फ्रॉम 1 to up to R। तो जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स है इसमें वो इक्वल टू होगा फाई M1, वो क्या है Zm1 में नंबर ऑफ़ यूनिट्स इन Zm1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ़ यूनिट्स इन Zm2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ़ यूनिट्स इन Zmr। तो फाई M1 नेक्स्ट विल हैव फाई M2 एंड सो ऑन फाई Mr। सो नंबर ऑफ़ यूनिट्स इन Zn इज दिस, ठीक है ना। नेक्स्ट या इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। लेट R बी द रिंग Z4 क्रॉस Z5 क्रॉस Z7 Z6, then number of units in R, पहला 12, दूसरा 15, तीसरा 16, चौथा 20। तो हमको पता है कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स इसमें होगा 54 मल्टीप्लाइड बाई 55 मल्टीप्लाइड बाई 56। 542 होता है, 554 होता है, 562 होता है, तो 16 इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ़ यूनिट्स अगर आपको इसमें निकालने हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो। हम मान लीजिए आपसे कोई कहे कि भाई नंबर ऑफ यूनिट्स इन Z क्रॉस Z क्रॉस Z क्रॉस Z R टाइम्स, तो आपको पता है Z में कितनी यूनिट्स होती हैं। Z में 2 ही यूनिट है, 1 और -1, इसमें भी 2 ही है, 1 और -1, 1 और -1, 1 और -1। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हाउ मेनी टाइम्स हो जाएगा बेटा, ये R टाइम्स। सो दिस इज 2 टू द पावर R। सो नंबर ऑफ यूनिट्स इन EDP ऑफ रिंग ऑफ इंटीजर्स, जब हम जो है R कॉपीज रिंग ऑफ इंटीजर्स की कंसिडर करें तो वो होता है 2 टू द पावर R, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा।
okay, infinite commutative ring, let me infinite commutative ring, then which of the following can be cardinality of S if S is x belongs to R such that x square plus x equal to 0। R आपके पास कोई इनफाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग है तो आप एक सेट डिफाइन करो। तो ये जनाब पूछ रहे हैं कि उस सेट की कार्डिनलिटी क्या क्या संभव है। पहला, कंटिन्यूम आप जानते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर की कार्डिनलिटी। एल्फ नोट आपको पता है, एल्फ नोट जो है वो नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी है। तो ये पूछ रहे हैं कि अगर आपके पास एक इनफाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग है तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य हो सकता है कार्डिनलिटी एस के बारे में, अगर एस आपका ये है। ओके, इसमें थोड़ा चेंज करते हैं एकदम क्वेश्चन। ये लेट आर बी कम्यूटेटिव रिंग केवल लिखो। लेट आर बी एनी कम्यूटेटिव रिंग देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कार्डिनलिटी ऑफ एस इफ एस इज दिस। कोई भी कम्यूटेटिव रिंग है, नॉट अब कोई नेसेसरी नहीं है, क्योंकि मैंने ऑप्शन में 2 और 3 में और जो है 16 और 32 भी लिखे हैं। तो मतलब लेट्स डील विद फाइनाइट ओनली, ठीक है ना। मतलब फाइनाइट में भी हम डिस्कस करेंगे, इनफाइनाइट में भी डिस्कस करेंगे, दोनों डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हम मतलब रिंग को इनफाइनाइट लेके और ये 16 सॉल्यूशंस वगैरह ढूंढे, ठीक है ना। तो इसको करने का अप्रोच यही है कि आपके जो है मस्तिष्क में कुछ रिंग्स बनी होनी चाहिए कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल 0 का सोल्यूशन, मतलब कुछ रिंग्स ऐसी होनी चाहिए आपके माइंड में कि आप मतलब तुरंत बता दो कि हाँ भाई इस रिंग में तो इसके इतने मिलेंगे, ठीक है ना। ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल 0 देख के तो ऐसा लग रहा है कि भाई 2 ऑर्डर का जो है, मतलब 2 पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री का, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही सोल्यूशन आएंगे। तो ये सर ने सी एलिफ नॉट 16 और 32 क्यों लिखा हुआ है। तो ये जो फैक्ट है कि जितने डिग्री का पॉलिनोमियल है उतने ही एटमोस्ट जीरोज़ मिलेंगे, ये फैक्ट जो है वो हमेशा सत्य नहीं है। ये फैक्ट फील्ड के केस में सत्य है, बट हमने आर को कोई भी कम्यूटेटिव रिंग बोला है, तो फील्ड में नहीं है हम फिलहाल, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये मिल जाए। तो जैसे ये सारे एग्जांपल्स एक ही बात को मतलब कह रहे हैं कि सपोज़ करो मैं कंसिडर करूँ, आई होप आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, सो आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व दिस। कि सपोज़ करो मैं एस को पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही ले लेता हूँ, जस्ट अज्यूम। तो आपको पता है कि किसके रिस्पेक्ट में, सिमेट्रिक डिफरेंस और इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट में। तो जब मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की बात करूँगा तो इसका मतलब होगा एक्स इंटरसेक्शन एक्स
सिमेट्रिक डिफरेंस x विच इज़ x सिमेट्रिक डिफरेंस x, और ये होगा फाई यूनियन फाई विच इज़ फाई, फाई मतलब 0, Pn में फाई का मतलब क्या होगा 0। तो Pn के सारे ही एलिमेंट ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, और Pn में कितने एलिमेंट होते हैं बेटा, कंटिन्यूम। Pn की कार्डिनलिटी क्या होती है, कंटिन्यूम। मतलब पहला तो सही है, दिस कैन बी ऑर्डर ऑफ S। अब अलिफ नॉट के लिए मैं चौथा पहले कर लेता हूँ। अगर अलिफ नॉट आपको देखना है कि अलिफ नॉट कैसे होगा, तो वाई डोंट यू कंसिडर द रिंग, बेसिकली सबरिंग ले लो इसी का, एस का आप सबरिंग ले लो कि मतलब मैं एक टी बना रहा हूँ, कलेक्शन ऑफ फाइनाइट सबसेट्स ऑफ एन। कलेक्शन ऑफ फाइनाइट सबसेट्स ऑफ एन। तो आपको पता है कि जो ये फाइनाइट सबसेट्स ऑफ एन हैं, ये नंबर में कितने होते हैं, अलिफ नॉट। फाइनाइट सबसेट जो होते हैं नेचुरल नंबर्स के, वो काउंटेबली इनफाइनाइट होते हैं। तो ये जो टी बनेगा, ये अभी सबरिंग हमने नहीं टॉपिक पढ़ा है, बट ये टी को भी आप देख सकते हो कि ये भी एक सिमेट्रिक डिफरेंस और इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट में आपको एक रिंग बना के देगा, ठीक है ना। लेकिन ये रिंग कैसी है, काउंटेबल इनफाइनाइट, मतलब इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, अलिफ नॉट। और इसमें भी ये चीज़ तो यही आने वाला है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स करोगे तो इसमें भी ऑपरेशन तो सेम ही आपने दिया है, तो इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है आपका वो फाई आ जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये आपके पास एक कार्डिनलिटी अलिफ नॉट वाली भी एक रिंग है, जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करने वाले सारे ही एलिमेंट है। मतलब कार्डिनलिटी एस की जो है वो अलिफ नॉट भी संभव है, ठीक है ना। तो मतलब ये भी संभव है। अब अगर आपको 16 या 32 बनाना है, तो वाई नॉट कंसिडर ए सेट जिसमें जो है 2 एलिमेंट हो, है ना। जैसे आपको 16 वाला बनाना है ना, तो अब हमको पता है कि जब मैं पावर सेट ऑफ x बनाता हूँ विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिक डिफरेंस एंड क्या नाम है इंटरसेक्शन, तो इसका जो कार्डिनलिटी है 2 टू द पावर ऑर्डर x होता है। और पावर सेट ऑफ x अगर आप लेते हो सिमेट्रिक डिफरेंस और इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट में, तो आपको भली बात पता है कि ये सिमेट्रिक डिफरेंस और इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट में वो प्रॉपर्टी जो आपको चाहिए वो डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा। और आप देखो ध्यान से, तो ये तो मतलब ऑपरेशन तो वही है ना। तो आप जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में भी करोगे तो ये भी आपको 0 ही देगा। लेकिन अगर मैं x ऐसा लूँ जिसका ऑर्डर जो है 4 हो, तो फिर पावर सेट ऑफ x का जो ऑर्डर है वो 2 की पावर 4 मतलब 16 हो जाएगा। तो आपको 16 ऑर्डर की भी एक रिंग मिलेगी जिसमें ये क्या नाम है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0 के सारे ही एलिमेंट सोल्यूशन बन रहे हैं। इसी प्रकार से अगर मैं ऑर्डर x को 5 ले लूँ, तो फिर जो आपका ऑर्डर ऑफ px है वो हो जाएगा 2 टू द पावर 5 मतलब 32। तो 30 और 2 ऑर्डर वाली भी एक रिंग मिलेगी जिसके सारे एलिमेंट ही इसी क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। इसका मतलब 32 भी संभव है। तो ये 4 के चारों ही संभव हैं। तो इस एग्जांपल से या इस क्वेश्चन से आपको तो आपकी एक भ्रांति दूर होनी चाहिए कि किसी भी रिंग में आप अगर एक पॉलिनोमियल बना रहे हो तो उस पॉलिनोमियल के एग्जैक्टली या एटमोस्ट उतने ही सोल्यूशन आएंगे जितने डिग्री का वो पॉलिनोमियल है वो सर्वथा आ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। ओके, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।